Welcome to Dr. Saab podcast, wherein we bring to you India's leading medical experts to help you understand healthcare through evidence, experience, and science. Well, we are flooded with information in today's time, so it is not the access to information that is the problem, because the minute you switch over to Instagram or any social media, you will find hundreds of reels telling you what to eat, what not to eat, what coffee to drink, what not to drink, how to hack your metabolism, how to reduce weight, and so on and so forth. However, what we do miss in today's time is the lack of legitimacy, accuracy, and clarity. And we at Dr. Saab podcast do exactly that. We bring you the medical experts who have spent years of their life treating, diagnosing, and helping people and patients get better. Today, I'm very happy to have with us Dr. Nikhil Jain, DNB, ENT and head neck surgery. डॉक्टर जैन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर. आपने अपना वक्त निकाल के हमारे साथ, हमारे पब्लिक के लिए, मदद के लिए आप आज यहाँ शरीक हुए. बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks for having me here. It's my pleasure to be here at Dr. Saab. थैंक यू. तो बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बट आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन. ईयर हमारे कान के भी 3 पार्ट्स होते हैं शायद, इनर, आउटर और शायद एक और होता है. So the outer, middle and the inner. Yes, outer, middle, inner. तो मुझे सबसे पहले जानना है, ये तीनों इन्फेक्शन अलग अलग होते हैं या और इज इट अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रीटमेंट प्लान? See, when a patient tells about the ear, तो जो उनको दिख रहा होता है तो उनको कान एक दिख रहा होता है. But ideally, yes, it is into 3 parts. The outermost, जो हमें दिख रहा होता है बाहर से. Then the middle, जो पर्दे तक होता है, दैट इज द आउटर मोस्ट. पर्दे से लेके सुनाई की नस तक हम उसको बोलते हैं द मिडिल कंपार्टमेंट. तो दैट इज द मिडिल ईयर. एंड बियॉन्ड द मिडिल कंपार्टमेंट इज द इनर ईयर, जहाँ से एक्चुअली हमारी हियरिंग नर्व का कंपार्टमेंट शुरू हो जाता है. सो ऑल द 3 कंपार्टमेंट्स, दे कैन हैव डिफरेंट सेट ऑफ इन्फेक्शंस. द मोस्ट एक्सपोज्ड ऑब्वियसली इज द आउटर मोस्ट ईयर, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं पिन्ना. जो पिन्ना के अंदर जो रास्ता होता है जो कि पर्दे तक जाता है, उसको हम बोलते हैं केनाल, ईयर केनाल. एंड फिर पर्दा, तो पर्दे तक जो है वो आउटर ईयर है, विच इज़ द मोस्ट एक्सपोज, द आउटर मोस्ट पार्ट विच इज द मोस्ट एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टू इरिटेंट्स, टू डस्ट एंड इवन टू बैक्टीरिया exposure and exposure to water. So when a patient presents to us with you may call like one symptom, if we take pain, so the pain can be from in and at the outermost part also, it can be in the middle ear also, right? So and जहाँ तक infections की हम बात कर रहे हैं कि infections कैसे हो सकते हैं, तो it can present in a varied form. Most common presentation is pain, जिसमें patient immediately urgently डॉक्टर को याद कर रहा होता है. फिर कुछ टाइम बाद कुछ पेशेंट्स जो हियरिंग लॉस कंप्लेंट करके भी प्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट इज व्हेन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर गेट्स अफेक्टेड विद इन्फेक्शन. ओके, तो सबसे फ्रैजिल पार्ट कौन सा होता है और कब ऐसा होता है कि ये वाला सीरियस पार्ट? एक कान का दर्द बहुत कॉमन चीज है, लेकिन कब मुझे ये सोचना है कि अब ये सीरियस है एंड आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली? व्हाट इज दैट टाइम? कान का जो इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो मोस्ट सीरियस थिंग व्हेन व्हिच एक्चुअली रिंग्स आवर हेड इज व्हेन द पेशेंट प्रेजेंट्स विद सडन लॉस ऑफ हियरिंग. सी, हियरिंग लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स स्टिल इट्स अ ग्रेजुअल ऑनसेट लॉस. हम उसको ये लेके चलते हैं कि शायद सुनाई की नस में शायद कुछ कमजोरी आई है विद अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इट हैज टू बी एड्रेस्ड, बट there's no urgency, immediate urgency related to that. But yes, it should ring our heads when patient presents with immediately कि डॉक्टर साहब मुझे अभी 2 दिन से जो है मेरी एकदम hearing dip हो गई है. And especially we say that when the hearing affects one ear and while the other ear is totally okay. So that can be one infection, most commonly a viral infection of the ear. Then or it can be more things related to that. Some blood vessel might have got blocked. Again, the etiology that we associate with such sudden loss of hearing is again first and foremost is infection only. So it can be through the nose to the ear. It can be through some viral infection which has happened from the outer ear to the inner ear.
a discharging ear which has the toxins have gone inside to the inner ear. So the most alarming part is when a patient presents to sudden loss of hearing. और जो symptoms होते हैं जैसे कि pain है, when infection ensues, so there can be pain, there can be a discharge from the ear. Oral fullness, कान गुम होना, मेरा कान बंद लग रहा है, भारी लग रहा है. So presentations बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है. सबसे अच्छी बात ये होती है कि the easily manageable is there is pain in the ear which is a sudden onset pain and which we think would be from the outer ear. The cause is outer ear only. When we look into that, we examine the ear. So there can be swelling in the outer ear. When we examine further, there can be swollen middle ear. The eardrum can be swollen. इसको हम tympanic membrane बोलते हैं medical language में. And when we see that everything is okay, then we look further into the cause कि beyond the middle ear, inner ear कोई infection तो नहीं आ रहा, जिसमें कि और भी varied cause होते हैं जैसे कि pain के साथ hearing loss, साथ में चक्कर आ जाना. So then that is actually something really grave that we are dealing with. तो उसमें हम पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं. अच्छा, तो मतलब हेयरिंग लॉस के साथ साथ देयर इज पेन एंड हेयरिंग लॉस along with dizziness. Along with dizziness, yes. Patient presents with lightheadedness, dizziness, and all the triad which the patient presents with. Some patients even complain of tinnitus at the same time. So जब इनर ईयर इन्फेक्शन की हम बात करते हैं तो देन वी हैव टू एक्चुअली गेट इनटू द डिटेल कि ये इनर ईयर भी अफेक्ट हो गया है, which is actually something serious then. Okay. तो आपने बोला कि of course outer ear is more exposed to environment and irritants. तो वो common होता है, but when the infection reaches the inner ear, which can result into dizziness also, along with pain and hearing loss. Yes. Now that is something which is alarming and should be consulted at the first chance immediately possible. And on a very serious note, it should be then and there only. ओके और कई बार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे लोग मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, जिस टाइम पे या तो फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है या फिर जब लैंड कर रही है, तो जो ऑल्टीट्यूड चेंज की वजह से कानों में बहुत ज़्यादा वो नमनेस आ जाती है. और कई बार ये नमनेस तो उसी टाइम ठीक हो जाती है कुछ मिनटों में. और कभी कभार ये नमनेस बहुत वक्त तक रहती है. जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, जब मुझे ये numbness after I landed back from the flight, it continued for a few days. And I was very surprised with that fact. उसमें hearing का भी problem लग रहा था, numbness भी थी और pain भी बहुत था. So what can आप barotrauma की बात कर रहे हैं. Barotrauma. So barotrauma, baro means pressure, trauma means change of pressure की वजह से चोट लग जाना. तो चोट लग जाना is actually something which is a very लास्ट सीक्वली कि इतना तेज प्रेशर चेंज हुआ कि पर्दा ही रप्चर हो गया. दैट इज कॉल्ड दैट द एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज बैरोट्रोमा. जब हम पेन की बात करते हैं या फुलनेस की बात करते हैं, जैसे कि जब फ्लाइट, स्पेशली व्हेन द फ्लाइट डिसेंड्स, सो देयर इज व्हेन पीपल कंप्लेन ऑफ अब्रप्ट पेन and when the flight starts descending, so there is a sudden change of pressure in the air which the ears they take time to adjust to. There is a pressure equalizing tube which connects the ear or the ear with the airway, that is the nose. So this pressure equalizing tube, उसका काम ही यही होता है कि whenever there is a change of pressure, the pressure transmits through that tube, through the nose to the ear. If there is a good transmission, we do not come to see any symptoms. It's okay. We don't feel anything that has happened. But when the tube is, there is a sudden change of pressure, even then it takes time to adjust. Or if there is infection in that tube, suppose कोई long standing URI है, सर्दी जुकाम चल रहा है, so then there is inflammation in that tube called as a eustachian tube, जो मैं प्रेशर इक्वलाइजिंग ट्यूब की बात कर रहा हूँ, पीई ट्यूब की बात कर रहा हूँ. तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है. तो इट टेक्स अ वाइल टू एडजस्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रेशर. But the flight is descending or ascending, so
it's actually a very small moment that the pressures can be adjusted to, and फिर वहाँ पर जो है oral fullness immediately, pain होना, even sometimes rupture to the eardrum, especially if we are having upper respiratory tract infection. जैसे हम फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही इवन द डीप सी डाइवर्स वो भी अफेक्ट हो जाते हैं. तो आई हैव रिसेंटली हैड अ पेशेंट who actually went for deep sea diving, and she came to me with ruptured eardrum, and to my surprise, I actually not very many patients come to us with the ruptured eardrum while deep sea diving or while flying. It's a very rare incidence that we come across, but it took me a while to realize and I had to ask a couple of questions more to her to ascertain the cause to a certain, and rather maybe I thought that she is trying to hide up the cause. Some trauma must have happened, some physical trauma. She's not willing to tell me or open up with me. But then she's actually had been going to deep sea diving, and in one of the episodes she had this ruptured eardrum. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड. एंड ये फ्लाइट का मैंने सुना था कि जब फ्लाइट असेंड और डिसेंड होती है तो काफी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्रेशर आपको ईयर पेन हो सकता है, लेकिन डीप सी डाइविंग या स्नॉर्कलिंग के वक्त पर भी आपने बताया ईयर ड्रम रप्चर होने की पॉसिबिलिटी है. सो अगर ये दोनों में पॉसिबिलिटी है, क्या एज अ ENT सर्जन कैन यू सजेस्ट समथिंग दैट कैन प्रिवेंट? So I always tell my patients who come to me that Dr. Saab, हमें frequently whenever we take the flight, we have this earache which is really bothersome, and personally I also have earache whenever the flight is descending. So what I follow is before when we realize that the flight is descending, I start picking up voluntary yawns. Okay. You open up your mouth, take a yawn, and so that you deliberately try to equalize that pressure in the tube. So when you yawn, you are pushing the air out of your. So we are pulling up air. Pulling up. And trying to push that air through the nose towards the ear, and thereby opening up that tube, which otherwise would have caused vacuum in that tube, and the pulling up of eardrums due to vacuum would cause earache. So to prevent excessive earache or any bad episode, you can just pull up air as a voluntary yawn, and then you can prevent that. Breathe it out through not nose. Breathe it out. You can just breathe it out through the nostrils. Pull up air, breathe it out through the nostrils, and a part of it will go into the ear and would equalize that pressure. One thing. Then another thing is people say that you can start chewing gum while you're in the flight. Another is when somebody is actually having nasal blockages or URI symptoms, upper respiratory tract symptoms, and they have to take up the flight. So before boarding the flight, they can use some nasal drops a few minutes before they board the flight, and when they descend in a longer flight, before they descend, they can again put those drops. So it will transiently keep that passage open and would not lead to immediate vacuum creation and would sucking of that eardrum inside. So the ENT hack that we have learned today to prevent our ear pain whenever we are in the flight, I think there are three that doctors have discussed with us. First is to have voluntary yawn when you are descending from the flight. Pull in the air from the mouth and breathe out through the nose. I mean, anybody can try that, doing that. It's not like something which is unimaginable. If we usually have involuntary yawns, we can also have voluntary yawns. Okay. Second, we can try chewing a gum while we are descending, and the third one is to use nasal drops. Use nasal drops. You can start with saline drops. If it doesn't help, then decongestant nasal drops are also available. So which of which the use should be very judicious, only at the recommendation of a doctor. Otherwise, you can safely use saline nasal drops. Saline nasal drop. Lovely. Thank you. I think बहुत सारे लोगों को आज मदद मिलेगी आपके इस हैक से. Thank you for sharing that with us. My next question would be, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं कि are children more prone to ear infection than adults? So two factors which I attribute to this thing.
children, first of all, a very common factor, they are very prone to recurrent nasal infections. So, as I just mentioned, that the nose is connected with the ear with the help of a tube, the pressure equalizing tube. It is called as the Eustachian tube. So, in children, as they are more prone to such infection, one. Second, the length of that tube is also shorter in children as compared to the adults. So if we talk about an adult size, it is 3.6 centimeters, wherein in a children in a child it is even very small, very shorter. And another factor is that tube is also tortuous in case of an adult, wherein children it's a straight tube, and the tube is straight. The direction also is straight, wherein in an adult the direction is like a slightly vertical, a slightly at an angle, so that the infections they don't easily descend to the ear. So these are the certain anatomical or structural factors which are associated with this question, that why do we see so many uh, you know children getting more affected with the ear infection, not adults. So Again, my question would be, how can we prevent it? Is there a way, possibility that I can reduce my child's probability of getting infection, ear infection? again you need to get to the cause. What has been the cause of infection in the particular child. Not Okay. every child has URI only, which is the cause. Infants, there is a different cause. Then toddlers, there's a different cause. uh, Teenagers, the cause is different. We talk about infants, so we have so many breastfeeding infants are breastfeeding, so we always the mothers, they bring their children to us, their infants to us, that see his ear has started discharging. And then we ask them how do they feed the child, what is the actual head position while they are feeding the child. So we also tell them that the head should be at an angle. It should be elevated at an angle while the child is taking breastfeed, because the most common cause of infants ears getting infected is not because of URI. It's actually by the wrong method of keeping of the wrong method of breastfeeding, and the wrong positioning of the head. So we have to tell the child, tell the mothers to keep the child's head a little elevated while they're feeding the child, so that the milk, while after getting sucked, it should not immediately travel towards To the the ear. to that eustachian tube, Okay. and thereby to the ear. So if they keep the head elevated, it will be as an anti-gravity position, and immediately there would not be transit of that feed to the ear. So in infants, this is the most common cause. Again, infants are also having runny nose. They are very commonly catching colds, and because their immunity issues. So this is also one common cause in infants. In toddlers, if we talk about toddlers who have just recently joined school, they bring in infection through exposure through the school, Viral. viral infections and all. So this is one very common cause of getting ear infections in in this age. So very commonly that we come across earaches in such children, and then we look into the ear, we see bulged out tympanic membrane, even fluid inside the middle ear, for that matter. So this entity is called as glue ear. GLUE, glue. It is a sticky fluid that we see in the middle ear. There is a closed compartment beyond the eardrum. So this glue ear is also, it can be, this glue ear can be presented in form of earache or even reduced hearing. Okay. So even we do get complaint that the child has suddenly started hearing less for a couple of days or for a week. So then when we examine the ear, we see that there is fluid in the middle ear. So this is also one very important uh, aspect that we need to look into.
long-standing fluid in the middle ear would lead to permanent hearing damage also. If it travels to the inner ear, as I told in my initial part, that if the infection travels to the inner ear, it can lead to sensory neural loss. The toxins can travel to the hearing nerve and or the auditory nerve, and then it can lead to sensory neural loss, which is actually a permanent thing to happen. दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, अभी जी। मॉनसून आने वाला है और जी। हम सबके मसलाहात ये होते हैं कि कभी कानों में दर्द है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन लगता है, कभी काफी डिस्कम्फर्ट होता है ऐसे सीजन में। तो ऐसी कोई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द सीजन? सी अगर हम ईयर की बात करते हैं, सो द मोस्ट एक्सपोज्ड एरिया एज आई टोल्ड इज एक्सटर्नल ईयर। तो हम जब भी ईयर में बरसातों की इस सीजन की में जो इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें people present to us with one term called as otitis externa. Externa means outer part and otitis means कान का इन्फेक्शन. So otitis externa. So जैसे कि कान के बाहरी हिस्से पे एक पेनफुल स्वेलिंग आ जाना, एक फरंकल हो जाना, फुंसी हो जाना, कान का रास्ता swollen हो जाना, especially when water enters inside. When the air is humid and hot, so it causes the outermost skin to get infected. So the outermost skin, the outermost part of the canal is having hair follicles. So hair follicles and they are hair bearing glands also, oil bearing glands also in that ear canal. So when these oil bearing glands along with the hair follicles, they get infected in this hot and humid environment, so it causes furunculosis. कान के रास्ते में फुंसी बन जाना, सोलन रास्ता हो जाना. It's actually a very common presentation in this weather and a very painful tender condition. It's like a wincing pain that patient presents to us. Then therein we need to, when we examine those patients, we clean that ear, remove all the debris, all the discharge that has been coming. Sometimes even fungal infection is seen inside the ear. So fungus is it grows whenever there is a bed for it. So humid environment is a bed for fungal proliferation. So ear is very commonly affected with fungal infection. This term is called as otomycosis. So this problem is called as otomycosis. Otomycosis again means, oto means ear, mycosis means fungal infection. So here we need to clean the ear properly and then put those, then we prescribe ear drops. We put some anti-allergics so that itching and all doesn't happen. So in this weather, otitis externa is the most common presentation, this monsoon weather. And जहाँ तक हम बात करते हैं कि ये जो समर्स जो भी चल रहे हैं, तो वी टेंड टू फेस अब्रप्ट टेम्परेचर चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट. हम रूम में बैठे हैं तो एसी ऑन है, बाहर निकल रहे हैं गर्मी है, व्हेन वी सिट इन द कार देयर इज अगेन दिस एसी थिंग एंड ब्लास्ट ऑफ एयर कमिंग टू आवर फेस. So it does cause this abrupt, when there are pressure, when there are fluid formation in the nose and thereby in the throat, which again causes humidified environment in the ear, so leading to ear infections. So the entire ENT is very prone to infections in this changing weather. तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर पाए? एक आपने बताया कि सडन टेम्परेचर चेंज जो होता है, अवॉइड करें जी, उसको अवॉइड करें. और हम क्या कर सकते हैं कि I tell my patients before they sleep, take steam through the nose. Take steam through the nose to avoid ENT infection in the season of monsoon. Frequent ENT infections avoid करेंगे. Just take steam. Just make it a ritual before you sleep to take steam for a couple of minutes, and your frequency is actually going to die down there. For any ENT infection. ठीक है, तो सबसे अच्छा डॉक्टर साहब ने हमें सजेशन दिया है, ENT इन्फेक्शन को कम करना है इस मॉनसून, तो आपको स्टीम लेना होगा और आपको सडन रैपिड टेम्परेचर चेंजेस से बचना होगा. और एक बात और मुझे कई बार मैं सोचती हूँ कि ये जो नेजल एलर्जी होती है, नेजल एलर्जी एकदम से ईयर इन्फेक्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है कई बार? See again, this nasal allergy, as I told, nose is connected with the ear with the help of this trachea tube. So any sort of an allergy in the nose
will lead to excessive mucus formation, and that mucus, with passage of time, it starts with as a watery discharge. With passage of time, it becomes thickened, and it remains stickened to that tube. It remains stuck to that tube, and this tube then causes that sudden ear infection. Eustachian tube catarrh बोलते हैं उसे. So then it causes ear infections because this continuous allergy in the nose. So putting nasal drops, taking steam prevents nasal allergies from affecting the ear. Thank you. अच्छा, are there any antibiotics that are needed for ear infections? और हमें कब पता चलता है कि अच्छा now is the time to take antibiotic for ear infection and now it is not? कई बार लोग ओवरडू भी कर देते हैं. तो सही वक्त क्या है और सही वक्त और सही मौका क्या है एंटीबायोटिक लेने का? See, it is actually the clinician's acumen to see whether this infection is a viral infection or has it become bacterial, or it's primarily a bacterial infection only. Antibiotics हमेशा bacterial infection में ही काम करेंगे. ये तो हमें सबको पता ही है कि वायरल इन्फेक्शन अगर हमें लग रहा है जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड बच्चे आ रहे हैं स्कूल से एक्सपोजर्स लेके, तो देयर इज many a times there is no need to put the child on antibiotics on the first go. You can see the symptoms, they don't settle after 5 days or so. You can start a short course of antibiotics, but not in the first instance, especially if the infections are pertaining to a child. Wherein an adult is coming to you with ear infections or pain or symptoms in the ear, then we need to decide that if it's the external ear getting affected, then you have to put antibiotics. Then there is no option out that you can try with some other supportive medicines and just see how the infection would settle. External ear means pain in the ear, external ear. There is you have to put antibiotics, oral antibiotics or ear drops, antibiotics, ear drops. जहाँ तक मिडल ईयर की बात है, एज आई टोल्ड के ये जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ही होते हैं, मिडल ईयर इन्फेक्शंस. सो वहाँ पर हमने एक बार एग्जामिन कर लिया, गेज कर लिया कि ये मिडल ईयर इन्फेक्शन है, एक्सटर्नल ईयर हमारा ठीक है, जो कि हम बहुत सारी मोडेलिटीज से हम डील एग्जामिन करते हैं. सो वंस वी गेट टू नो दैट इज ओनली मिडल ईयर इन्फेक्शन, तो उसको हम वी कैन ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू डेज. इफ डजंट सेटल with supportive tablets or supportive anti-allergics, then we can put antibiotics. So there is हमारी सोसाइटी में एक ये कह लीजिए कि बहुत कॉमनली पेशेंट ही क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब, डू आई नीड टू टेक, इज देयर एनी एंटीबायोटिक इन योर प्रिस्क्रिप्शन, और हैव यू पुट एनी एंटीबायोटिक टू अस, और क्या मुझे ये एंटीबायोटिक, दे समटाइम्स आर आल्सो एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज एन एंटीबायोटिक which he has written. So therein we are questioned, do you think we need to take these antibiotic tablets? So leave it to the doctor. I would tell all my viewers also to leave it to the doctor, to his discretion, that if need be he has to prescribe you antibiotic for that particular duration, and the first line antibiotic. So right antibiotic given for the right duration actually doesn't create any harm to the patient or thereby to the community. और antibiotic resistance की हम बातें करते हैं, तो antibiotic resistance नहीं होगा अगर उसको हम right set of antibiotic पे शुरू करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ शुरू करें, जितने दिन के लिए ज़रूरत है. Normally 3 to 5 days of antibiotic, first line antibiotic should be given. And if need be, then antibiotics are even changed to higher or maybe second line. But a good stipulated period of 3 to 5 days should be adequately tried, given to the patient. There is no harm to that. Okay. So first line of antibiotic. Actually need to come out of this. Sorry, I'm cutting you. No. That not every time that an antibiotic is added into the prescription should it be taken with a pinch of salt. That why was there any need to be that this antibiotic was to be given? Let it be a doctor's discretion. He should be giving the right set of antibiotic for that particular infection. So there are many modalities by which you can check कि
कि ये इन्फेक्शन में बैक्टीरिया कौन सा है, उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक देते हैं. So like swab, we pus culture swab we send for antibiotic sensitivity, which is not a very common practice, but I would encourage all doctors, fraternity people to be liberal in giving in sending swab cultures for pus for antibiotic sensitivity, and therein it helps us as a good guide that first line empirically हमने एक एंटीबायोटिक दे दिया, सेटल हो जाना चाहिए इन्फेक्शन, नहीं सेटल हो रहा तो व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ antibiotic to be instituted, and not just rampantly giving any antibiotic which comes to your mind. So you strongly suggest other fraternity members to try swab test in order to identify which line of antibiotic should be used for the patients. The pus culture sensitivity, many doctors do it, and but sometimes in our busy practice, or sometimes the patient's convenience and all is seen, but we can always advise the patient at least do our part that this needs to be sent, this is for his or her benefit. तो स्वैब टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स या सेकंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर टॉलरेंस लेवल क्या है. The most sensitive bacteria, which is the most sensitive bacteria, accordingly we can start the antibiotic. So or at least we can if we have given the empirical antibiotic, the first line of antibiotic, at least if the infection doesn't settle, what is the next set of antibiotic to be given? ठीक है. Till the time the antibiotic sensitivity report comes to us. So एंटीबायोटिक से डरना नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक स्वैब टेस्ट के बाद करेक्ट एनालाइज करके आपको generally should be the practice. Should be the practice. So thank you for that. और एक चीज और मुझे हमेशा से बोलते हैं लोग कि कोर्स पूरा करना, हमेशा एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करना. आपका इस पे क्या, अगर फॉर एग्जांपल आई एम नॉट फीलिंग एनी सिम्टम एनी मोर आफ्टर अ डे, 24 घंटों के बाद मुझे कोई सिम्टम नहीं है और मैं बिल्कुल परफेक्ट फील कर रही हूँ, तो क्या आप तब भी एडवाइस करेंगे 5 दिन का, ये जो भी कहते हैं लोग, कोर्स पूरा करना जरूरी है? This is the most common reason of antibiotic sensitivity, which has come in our society, which has come in our pharmaceutical industries. Antibiotic resistance इतना ज़्यादा हो चुका है कि we are actually falling short of antibiotics in our prescription. We are actually in the dearth of what is to be given, and एक antibiotic को बनाने के लिए it takes generations, और हम उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर वो एंटीबायोटिक हमारा रेजिस्टेंट हो जाता है तो इट इज एक्चुअली a very huge loss to the community. So हम जो एंटीबायोटिक की हम बात जो करते हैं कि हम ये इसको एक दिन के बाद क्या उनको बंद कर दें या कुछ दिनों के बाद हम, see the doctor has to give his prescription for minimum 5 days for good antibiotic, complete antibiosis to happen. So there is no shortcut to that. अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट किया और उसको 1 दिन या 2 दिन के बाद ठीक कर दिया, it has to come, but the infection has not settled. We have not been able to deal with the bacteria. उसके symptoms आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन infection has not subsided. So the symptoms दिखेंगे नहीं, they will come back. In fact, the entire prescription should be taken with respect for the stipulated period of time. Not just the antibiotic, the entire set of prescription, 5 days prescription minimum has to be taken in a way it should be. Painkillers, हाँ, जब तक पेन नहीं है we can avoid them, but the rest of even the supportive medicines, हम एंटी-एलर्जिक्स डालते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में. बहुत सारे सॉल्ट जैसे कि आम लोगों को पता है, लीवोसेट्रिजिन्स हैं, सेट्रिजिन्स हैं, फेक्सोफेनेडिन हैं. So even they need to be given for a stipulated period of time till the doctor feels that the symptoms might come back. ओके, तो ये मैसेज आप सबको याद रखना है, एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करना है, एक दिन बाद छोड़ना नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स ऑलवेज नो बेटर, एंड इवन इफ यू डोंट फाइंड एनी एक्सटर्नल सिम्टम्स, in order to curb the entire infection, you have to continue to take the medicines for the stipulated time prescribed by the doctor. जी, और एक सवाल आजकल बच्चों में भी बहुत होता है, एडल्ट्स में भी होता है, कि ये वाटर रिलेटेड जो कई बार एयर इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे स्विमिंग करते वक्त या फिर कहीं पे पानी में एक्सपोजर हुआ है, तो इसका कारण क्या होता है, और क्या ये सच में है या फिर ये मिथ है?
तो आजकल क्या है कि समर वेकेशन शुरू हो गई है, जो लोग पूरे साल स्विमिंग नहीं करते उनको इन 2 महीनों में जरूर स्विमिंग करनी है, तो ये स्विमर्स ईयर्स हमारे पास बहुत ही कॉमनली आते हैं, स्विमर्स ईयर्स कहते हैं उसको, ओके। तो दे कॉल्ड स्विमर्स ईयर्स। सो स्विमर्स ईयर्स में क्या होता है कि इरिटेटिव कंजेस्टेड ईयर कैनाल्स with discharging ear sometimes, even pain many a times. They're called as swimmers' ears. So the parents, they themselves give the history of that a child has started swimming for these many days, and since then he has started complaining of recurrent earache or recurrent ear discharge or recurrent ear itching. So swimmer's ear is a very common finding in this season, in this vacation seasons. So अब स्विमर्स ईयर्स पानी जाने की वजह से हम स्विमर्स ईयर्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव बीन स्विमिंग, बट पानी जाना ही रीजन है बेसिकली। और वो जब एक पूल होता है तो जहाँ पर एक बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट जस्ट सिंपल वाटर एंटरिंग इनटू व्हाइल बेथिंग, सो दैट माइट नॉट कॉज दैट फ्रीक्वेंट become that frequent a cause of infection, wherein swimming becomes really important here. मेरा अगला सवाल आपसे है कि बहुत बार हमें एयर ड्रॉप्स यूज करने की सलाह दी जाती है, तो कौन सी कंडीशन में एयर ड्रॉप यूज करना चाहिए और कौन सा आप रिकमेंड करते हैं? See, again as I said कि ईयर ड्रॉप्स तभी यूज करें जब डिस्चार्जिंग ईयर हो, ठीक है। कोई इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं अभी, तो जब तक ईयर में पानी ना निकलना शुरू हो जाए, आम भाषा में बात करते हैं तो, या पस निकलना शुरू हो जाता है, तभी हम उसको पहले क्लीन करें, उसके बाद ईयर ड्रॉप्स दें। बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ ईयर पेन को लेके केमिस्ट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ कान में दर्द है, कुछ दवाई दे दो डालने, तो वो सबसे पहले कुछ नहीं करते, कुछ टैबलेट भी दें या ना दें, सबसे पहले एक ईयर ड्रॉप दे देते हैं। दैट शुड नॉट बी डन। ओवर द काउंटर सेलिंग ऑफ or purchasing medicines should be discouraged. I discourage that. तो जब तक कान से डिस्चार्ज नहीं हो रहा, मैं डॉक्टर्स के लिए भी बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे कई सारे फ्रेटर्निटी में जनरल फिजिशियंस भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं, आई टेल देम टू क्लीन द ईयर। आई वुड रिकमेंड देम आल्सो टू क्लीन द ईयर, व्हिच इज if they are comfortable in doing that, they can do it with expertise, they should do it. And कुछ भी नहीं तो एक ईयर बड लेके till the extent they are comfortable, they should clean the ear and then put ear drops. But clean का मतलब ये है कि discharging ear को clean करें तब ear drops डालें। non discharging ear या सिर्फ swelling है तो there is no recommendation of putting any sort of ear drops. अच्छा, कोई भी ईयर ड्रॉप, रादर कोई भी ईयर ड्रॉप अगर नॉन डिस्चार्जिंग ईयर में डाल रहे हैं तो itself will cause ear infection, which otherwise was not to that extent. Yes. It would further aggravate that ear infection. In fact, हर चीज जो कान में दिख रही है उसको हम मैल बोल देते हैं और उसको हम एक वैक्स बोल देते हैं। वैक्स मीन्स वैक्स है वो डिस्चार्ज या कुछ और डेब्री वो वैक्स नहीं है। इट्स अ गोल्डन ब्राउन थिंग विच इज इफ सीन, दैट इज वैक्स। लेकिन अगर उस वैक्स में जरूरी नहीं है कि पेन भी हो, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम सॉलिवैक्स या और भी बहुत सारी मार्केटेड वैक्स सॉल्वेंट ड्रॉप्स हम दे देते हैं। These wax solvent drops have turpentine oil, which itself becomes a source of infection. If it is pus or any any other cause, any other thing which is not there in the ear other than the wax, then this ear wax solvent drops should not be used. Okay. Antibiotic ear drops की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने पूछा, तो वो हम ईयर इन्फेक्शन बहते हुए कान की लिए ही हम रिकमेंड करते हैं। ड्राई ईयर्स देयर इज नो रैशनल ऑफ यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ ईयर ड्रॉप्स। ओके, सो नॉन डिस्चार्जिंग ईयर में ईयर ड्रॉप डालना आप रिकमेंड नहीं करते हैं, और ओवर द काउंटर पे जाके भी ईयर ड्रॉप्स लेकर तुरंत अपने कान में डाल दिया छोटे से दर्द में, तो वो दैट शुड नॉट बी एनकरेज्ड। तो ईयर ड्रॉप्स लेना बंद करें जब तक आपका कान डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो आप डॉक्टर से जाकर क्लीन करा के और फिर seek a consultation, get it cleaned, see the cause behind it. There can be so many causes of discharging ear. अगर हम discharging ear की हम बात करते हैं तो पहले तो ये जाने कि किस वजह से डिस्चार्ज हुआ है, क्या वो जुकाम की वजह से डिस्चार्ज था, क्या उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है इस सीजन में,
क्या उसमें फरंकल फुंसी बन गई, कान में तो डिस्चार्ज हुआ है, तो ट्रीट दैट कॉज देन पुट ईयर ड्रॉप्स। कई सारे ईयर्स में हम ईयर ड्रॉप्स बहते हुए कान में भी रेकमेंड तब भी नहीं करेंगे, जैसे कि फरंकुलोसिस है, फुंसी हुई है, तो हम उसमें एक ईयर विक, एक ईयर पैक रख देते हैं, which we keep for a couple of days, then remove it, then see what is the condition. If need be, only then ear drops are given. So I, in my routine practice, like if out of 10 patients, I would recommend 10 ear related patients. If I coming across, hardly 2 that I need to put any ear drops. So it's the that low of frequency to just rampantly keep on prescribing ear drops. yes. So judicious use of ear drop, क्योंकि आज तक यही सबसे ज्यादा सुना जाता है, कुछ भी दर्द है, कुछ भी इन्फेक्शन सा लग रहा है, swollen है, तो ear drop use कर See, लो। after all, it तो- is also liquid, na? That itself will cause humid will cause canal. So it Yeah. becomes an adhesive bacterial growth there. करेक्ट। इससे मुझे एक और जो एक कॉमन प्रैक्टिस है पूरे इंडिया में, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में मैं पहले बोलने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है पूरे इंडिया में प्रैक्टिस है। इनफैक्ट मेरी माँ ने भी मेरे साथ बचपन में ये किया होगा, गांव में भी ऐसा होता है कि सरसों का तेल लेते हैं और बच्चों के कानों में और नाक में डाल देते हैं वो तेल, और उनको लगता, और धूप में सेकते हैं, पता नहीं क्यों, और मेरे साथ भी करा इन लोगों ने ऐसी ज्यादती। तो आप मुझे बताइए, क्या ये सही प्रैक्टिस है? तो वो लोगों को ये लगता है कि कान जो है वो ल्यूब्रिकेटेड रहे, नाक जो है वो ल्यूब्रिकेटेड रहे, तो उसमें ऑयल डाल। मैं तो बल्कि जब पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ना इसमें सरसों का तेल डाला, तो मैं तो उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि आपने उसमें जो है सरसों का तेल डाला, ठीक है, बहुत बढ़िया किया, इसको काम करते थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा मिर्च का तड़का लगा तब डालते तो ज़्यादा अच्छा क्योर होता। तो व्हाट सर, दिस इज एक्चुअली a malpractice, should not be encouraged at all. Putting anything in the ear randomly वैसे भी is not recommended. For that matter, even earbuds, I don't even recommend to keep using earbuds. Rather, I tell my patients to just remove them from the shelves. Don't put anything in the ear for that matter. अगर क्लीनिंग जो हमारे सेंस में होता है कि हमें क्लीन करना है ईयर, तो कैसे हम क्लीन, ईयरबड्स अगर नहीं करेंगे तो क्या करें? हाँ, तो ears are self cleansing. They do not need deliberate cleaning by themselves. Even if water enters inside the ear while bathing, even if water has entered inside the ear, it doesn't need deliberate cleaning. It dries on its own, or at the max, what you can do is just move your ear rigorously for a while. Whatever is there which is blocking the ear, just come out, and there it goes. Okay, so you discourage the using of earbuds also. जितना कम आप अपने कान को छेड़ें उतना बेहतर है। Yes, nothing to be put inside the ear. Let that anything to be inserted be only a doctor's. अब तो earbuds वालों के business बंद हो जाएंगे। So they are marketed things. This is a marketed thing. Yes. So ENT surgeon himself is recommending never so there are use so many things which are marketed as far as it has been encouraging myths in the people's mind. So many things. If we talk about earbuds, yes, there are certain nasal drops. Yes, तो ज़ालामेटाज़ोलिन नेजल ड्रॉप्स ओवर द काउंटर जो बिक रही है, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स भी, मैं अभी आ रहा था ग्रेट नोएडा एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पे मैंने देखा बड़ा सा होर्डिंग लगा। मैं कहा दिस इज समथिंग विच इज encouraging people to go over the counter and buy these drops, wherein should not be a practice. It's a people should be made aware that these drugs are not to be sold, not to be purchased or sold over the counter and without the prescription of a doctor. Yes, and I think it is also there has to be some practice in which they cannot market it like that. Yes, so ज़ालामेटाज़ोलिन salt बहुत सारी नाम से ड्रॉप्स में आता है, so जैसे कि नेजल ब्लॉकेज में यूज करते हैं, तो इट्स एन ओवर मार्केटेड थिंग। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन I think my fraternity people, they are aware about what I'm talking about. It is not recommended. So ऐसे ही earbuds is also one thing which is an over marketed thing. It's not marketed, but then everybody it's so it's commonly everybody knows about it. Home People has just go and ask for it and just start using it. So nothing to be put inside in the ears. Let that be only the doctor's prerogative. तो मेरी सारी माताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों के कानों में किसी भी प्रकार का तेल डालना बंद कर दें। और तेल फॉर दैट मैटर, इवन गाय का घी, so you know what, these गाय का घी, सरसों का तेल,
These are all organic oils. So organic oils, they are actually a good source, good bed for fungal growth. So जितने भी हमारे जो ईयर इन्फेक्शंस हैं, ज़्यादातर जो ओटोमाइकोसिस, जो मैंने अभी बीच में टर्म यूज करी थी, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, दे आर एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ पुटिंग ऑयल इन द ईयर, rather than just blaming everything to this weather. But putting up oil in the ear is a very common thing of this otomycosis which is coming to us. So let's just discourage that. Keep the ears dry, basically. Don't put anything inside. Thank you for that. I think that's a very vital information that many of us have learned today. तो एक और सवाल है कि ear infection से कई बार do ear infections have the potential to cause temporary ear loss? और क्या ये परमानेंट भी होने के चांसेस हो सकते हैं? एक ईयर इन्फेक्शन से इतना डैमेज हो सकता है? सी अगर हम बात करते हैं कि हियरिंग लॉस की, इन्फेक्शंस की वजह से हियरिंग लॉस हो जाए, तो हम बात कर रहे हैं कि जो इन्फेक्शन है वो इनर ईयर में चला गया है. तो इनर ईयर में हमारी जो हियरिंग नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व होती है, तो दैट स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड. मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि लेबरिंथाइटिस हम बोलते हैं, जिसको कि जो इनर ईयर को अफेक्ट कर गए. इट हैज कॉज्ड लेबरिंथाइटिस. So that labyrinthitis can just present as a mono symptom, सिर्फ एक सिम्टम की तरह प्रेजेंट भी कर सकते हैं हियरिंग लॉस के रूप में. अदरवाइज they can even present in the form of dizziness with hearing loss, with tinnitus, a ringing sensation of the ear. So sometimes even vomiting, fever for that matter. So these are some critical serious infections which affect the inner ear. अगर हम बात करते हैं सिर्फ हियरिंग लॉस की, सो अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से किसी भी अगर सडन ऑनसेट हियरिंग लॉस हुआ है, तो हम उसको जनरली एज अ वायरल इन्फेक्शन लेके चलते हैं, एंड इट शुड बी डेल्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. ऑन दैट वेरी डे वी शुड स्टार्ट मेडिसिन फॉर दैट. अदरवाइज वो परमानेंस की तरफ ही जाएगा. अगर वो कुछ हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में ही, हम 1 महीने की बात उसको कंसिडर कर लेते हैं, नहीं डील होता है, नहीं उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं, या पेशेंट रिपोर्ट्स लेट, तो देन द पेशेंट गेट्स इनटू परमानेंट हियरिंग डैमेज. सो देयर इन इट्स अ प्रॉब्लम. वो मॉडरेट टू सिवियर लॉस में पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब उनको एक्चुअली लग रहा होता है कि उनकी हियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पीड हो गई है, इट्स नॉट कमिंग बैक. सो फर्स्ट इंस्टेंस में अगर हियरिंग लॉस उनको लग रहा है, दे शुड इमीडिएटली गेट टू देयर डॉक्टर्स and get into the depth, क्या रीजन हुआ है, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं. डोंट जस्ट स्टार्ट पुटिंग एनीथिंग इनसाइड द ईयर फॉर दैट मैटर. सो हम बात करते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स की. सो ईएनटी में स्टेरॉइड का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, उनका यूज होता है. जैसे कि सडन ऑनसेट हियरिंग लॉस की हमने बात की, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा यूज है. हम टैबलेट्स के फॉर्म में भी स्टेरॉइड देते हैं. इवन इंजेक्टेबल इंट्राटिम्पैनिक, कान के अंदर भी हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देते हैं टू रिकवर द हियरिंग विच हैज हैपेंड, सडन लॉस विच हैज हैपेंड, एंड नॉट वेट फॉर इट टू रिजॉल्व ऑन इट्स ओन. सो वायरल इन्फेक्शंस की जैसे हमने बात करी, तो उसमें हम स्टेरॉइड का एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम देते हैं, उसमें वो दे आर द बेस्ट ड्रग्स टू रिकवर द पेशेंट फ्रॉम दैट इमीडिएट हियरिंग लॉस. डॉक्टर साहब, ये माँ बाप का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि कई बार उनके बच्चों को रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस होते रहते हैं, और तो क्या आपको लगता है कि बार बार ईयर इन्फेक्शन होने से बच्चे की कैपेसिटी टू लर्न, टू स्पीक, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, क्या ये अफेक्ट कर सकता है? व्हाई नॉट. सो बच्चों की ये जो एज है, ये जो सुनेंगे वही सीखेंगे, वही बोलेंगे. सो अगर उनकी हियरिंग कहीं पे भी इम्पीडेड है, कहीं पे भी डेफिसिट है, तो it will have an effect on their learning capacities, on their speech. तो speech delay का बहुत बड़ा कारण है delay hearing deficit. So it should be addressed. जैसे कि जिनको recurrent ear infections होते हैं बच्चों को, तो उनको हमें एक audiometry test उनका होना चाहिए to assess their to quantify their hearing loss. सेकेंड के रीजन क्या है हियरिंग लॉस का, क्या वो कंडक्टिव है, क्या वो सेंसरी न्यूरल है, तो अकॉर्डिंगली इट शुड बी
एड्रेस्ड। जो मेजॉरिटी जो देखने में आता है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने में आता है, जहाँ पर रेकरेंट इन्फेक्शन के चलते कान के पर्दे के पीछे जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लू ईयर। तो अगर ग्लू ईयर की कंडीशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मायरिंगोटमी करके, यानी कि पर्दे में हम एक निक लगा के एक ट्यूब हम डाल के छोड़ देते हैं। बहुत ही बारीक ट्यूब होती है जो कि उस अंदर के जो एनवायरनमेंट है, मिडिल ईयर का जो एनवायरनमेंट है, उसको ड्राई कर देती है। जब वो पूरा ड्राइड अप हो जाता है और वो हील अप हो जाता है तो ट्यूब अपने आप ही एक्सपेल आउट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रोमे इंसर्जन। तो दिस इज ऑल्सो बीइंग वाइडली प्रैक्टिस्ड, जहाँ पर रेकरेंट ईयर इन्फेक्शंस की वजह से बच्चों में हियरिंग लॉस देखने में आ जाता है। अच्छा, थैंक यू। और एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपका 14 साल से यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, आई वुड लाइक टू नो, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी बहुत सारे होते हैं इसमें, तो व्हेन डू यू थिंक द ईयर नीड्स सर्जरी? सी, इन्फेक्शंस के चलते देर आर conditions which happen, which come to us, that we need to operate upon such patients also. Operations के दो motives होते हैं, to correct the end sequelae which has happened, to prevent complications from happening, and on a preventive mode also. अगर हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन के लिए कि ये रिकरेंट इन्फेक्शन इसमें हो रहे हैं, तो अब हम एक प्रोसीजर कर देते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बच्चे के केसेस में तो मायरिंगोटमी एक प्रोसीजर होता है जो कि वी अंडरटेक टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस, परमानेंट डैमेज टू द हियरिंग नर्व, तो वो एक करा जाता है। कई बार देखने में आता है कि बिकॉज कान कई बार बह चुका है, कई बार सालों से बह रहा था, तो एक बहुत ही बड़ा उसमें पर्दे पे एक होल छूट जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल परफोरेशन। तो CSOM की मैं बात कर रहा हूँ, CSOM, तो क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक यानी कि बहुत लंबा, सुपरेटिव यानी कि पस आती रही है, ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडिल ईयर में से पस आती रही है, तो उसके चलते कान के पर्दे में एक बहुत बड़ा एक सुराख रह गया। अब क्योंकि वो सुराख इतना बड़ा है कि वो खुद से हील अप भी नहीं हो रहा है, बहुत साल से जो इन्फेक्शन चल रहा था उसमें, तो अब वो बाहरी एनवायरनमेंट से भी एक्सपोज्ड है कान, तो उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और ज्यादा हो जाते हैं। तो द फर्स्ट थिंग वुड बी टू डू अ टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी। टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी और टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी is done to reconstruct the damaged or the perforated eardrum. So that is a very commonly done surgery in ENT practice. पहले के अब बड़ी कोई पेचीदा सर्जरी नहीं है। पहले के ज़माने में कान को हम पीछे से ओपन करके तब हम टिम्पैनोप्लास्टी करते थे। आजकल हम जो है गुड माइक्रोस्कोप्स हैं, तो वी नीड नॉट ओपन अप द ईयर फ्रॉम बिहाइंड, वी कैन इवन डू इट एंडोस्कोपिकली, विच जनरली वी प्रैक्टिस। सो स्कारलेस सर्जरीज होती हैं। कान बहना एक बहुत ही कॉमन बात समझी जाती थी कि ये तो मेरा कान बहता रहता है, बट नाउ डेज विद एडवेंट ऑफ गुड इक्विपमेंट्स, गुड अवेयरनेस दैट वी हैव, व्हाई शुड द ईयर डिस्चार्ज, व्हाई शुड द ईयर बी लेफ्ट टू डिस्चार्ज ऑन एंड ऑफ ऑन इट्स ओन? इट शुड बी डेल्ट विद, इट शुड बी लुक्ड इनटू। अगर पर्दे में सुराख है, इट शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। तो ये टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी हम करते हैं। कई बार बहुत टाइम से बहते हुए कान, CSOM की मैंने बात करी थी, तो CSOM अनसेफ ईयर तक भी चला जाता है, यानी कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने में आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि चक्कर आ जाना। तो जब काफ़ी टाइम से ये इन्फेक्शन चल रहा होता है कान में, तो पेशेंट्स चक्कर लेके आते हैं OPD में। कई बार फेशियल पैरालिसिस लेके आते हैं, एक साइड चेहरे पे जो है कमजोरी आ जाना, जिसको हम बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस, उसको लेके आते हैं। टिनाइटस, हियरिंग लॉस तो रहता ही है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस में हमें एक मैस्टोइडेक्टमी सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि एक कान का बड़े ऑपरेशंस में से अंकित है। तो वो ऑपरेशन जो है वो 1.5 से 2 या 2.5 घंटे तक में ये ड्यूरेशन का होता है, जिसमें हम कान की पूरी अंदर से जितना भी डैमेज एरिया है, जो कि इन्फेक्शन पुराने चलते रहने की वजह से डैमेज हुआ है, तो उसको पूरा इवैक्यूएट करके, डिब्राइड करके, फिर उसके ऊपर एक हम नई परत चढ़ा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैस्टोइडेक्टमी सर्जरी। तो ये एक बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस्ड सर्जिकल प्रैक्टिस में है, वेर इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस, पुराने चलते इन्फेक्शंस कान में देखे जाते हैं। हम बात करते हैं, तो चलो ये इन्फेक्शंस हो गए। डायबिटिक ईयर्स,
जो बहुत पुराने डायबिटिक्स होते हैं उनमें ईयर्स आर रियली प्रोन टू इन्फेक्शंस वेरी फ्रिक्वेंटली एंड वेरी कॉमनली दैट दे कम विद ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन, जो कि किसी आदमी में काफ़ी सालों से देखने में इन्फेक्शन के चलते हुए देखने के बाद आती है, डायबिटिक्स में बहुत जल्दी देखने में आ जाती है। So in diabetics, if somebody is coming to us with such symptoms like earache, tinnitus, hearing loss, dizziness, facial palsy, he immediately should be taken up with a suspicion that we are landing into something really grave. तो उनकी इमेजिंग कराते हैं हम, HRCT, टेम्पोरल बोन कराते हैं, कान का CT स्कैन कराते हैं टू लुक इनटू के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसकी हम उस हिसाब से फिर सर्जरी भी प्लान करनी पड़ती है। तो ये थैंक यू, क्योंकि बहुत सारी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि बहुत सारी सर्जरीज भी यहाँ पर होती हैं, क्योंकि हमें लगता था कि ये परमानेंट लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बट देयर आर वेज इन विच वी कैन हेल्प दैट। सो आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब पॉडकास्ट में आप आए, वी आर वेरी हैप्पी। और हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली आज, राइट फ्रॉम कि कान में तेल नहीं डालना है से लेकर फ्लाइट में कैसे हम बच सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेरी वाइटल पॉइंट्स दैट वर डिस्कस्ड टुडे। Thank you very, very much, Mr. Dr. Thank you Nikhil so Jain, much. for Thank you. helping us.